हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, आवाज आ रही क्या? यस सर। यस सर। ओके ओके बेटा, ओके ओके ओके, एक मिनट है। तो कल का जो पेपर था ना बच्चों, आप लोगों का परफॉर्मेंस काफी वीक है आप लोगों का। उसमें भी कुछ खास परफॉर्मेंस आपका नहीं रहा है। एक मिनट है। बच्चों उसमें भी परफॉर्मेंस आप लोगों का कुछ स्पेशल और ना ही अच्छा रहा। और मुझे लग रहा है कि आप लोग जो है मेहनत सही से नहीं कर रहे हैं घर में। कुछ तो बात है भाई, नहीं तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? एक मिनट है बच्चों, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट का है, जिसमें ओनली 12.45% स्टूडेंट ने ही परफेक्ट अटेम्प्ट किया हुआ है। बाकी बच्चों ने कुछ खास इसमें अटेम्प्ट नहीं किया हुआ है। पेपर टफ आया था क्या? अरे बच्चों, पेपर टफ था क्या? से यस और नो। इतना भी नहीं था सर। क्या बोल रहा है? इसमें जो सबसे बढ़िया एक्यूरेसी दिखाई है, वो दिखाई है आपके रुद्रम नुवाल नाम के बच्चे ने। 84% उसका एक्यूरेसी। अच्छा लेकिन अच्छा, जय जय का जो है रैंक 1 है। ठीक है ना? जय का भी जो है कुर्सी ठीक ही है, करीब करीब, थोड़ा सा उसने गड़बड़ी कर दी। मार्क्स ऑप्टेन। अच्छा, ऑल मार्क्स ठीक ठीक। सर। हम्म। सर मेरी एक्यूरेसी कितनी है? सर। हम्म। सर वो जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज ढूंढनी होती है वो कैसे फाइंड आउट? रुक जा बेटा है। सबसे जिसको बोलते हैं वीक स्टूडेंट के भी नाम है इसमें शायद। एक मिनट है, नीट वाले बच्चों का देखता हूँ। नीट में भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं। सर हम्म। रिकॉर्डिंग तो स्टॉप कर। अच्छे अच्छे, एक मिनट बस चालू ही कर रहा हूँ, रुक जाओ। रुक जा बेटा, बस चालू ही कर रहा हूँ। अच्छा, कौन ऐसा बच्चा है जिसका केमिस्ट्री में 122 मार्क्स आए हैं? मेडिकल में कौन है? कौन है वो? अरे कोई तो होगा।
इसमें दिखा रहा है कि मैक्सिमम मार्क्स 122 हैं, तो किस बच्चे के हैं? बोलिए हाँ या ना, किसके हैं वो? आयुष, क्या सर? 122 मार्क्स किसके हैं केमिस्ट्री में? किसके हैं? आयुषी प्रजापति के हैं क्या? नो सर, मेरे नहीं है कितने हैं फिर आपके? सर। 1 मिनट बताती हूँ देख के। हम्म, कैसे कैसे, जल्दी बोलो। सर केमिस्ट्री में 31 ही है। 31 मार्क्स हैं? हाँ सर। आप जेई वाली हो या बायो वाली? नो, नीट। नीट। अरे यार, इतने इतने 180 में से आप इतने कम मार्क्स लाई क्या? हाँ सर, बट मुझे ना कई क्वेश्चन समझ ही नहीं आए थे, इसलिए मैंने उसमें ज्यादा मार्क्स करे। पेपर तो यार बड़ा आसान दिया था और आपको समझ कैसे नहीं आया फिर? हम्म, यार बेटा, ये तो बड़ी दुख की बात है। मेहनत नहीं कर रही हो क्या? नहीं सर, करी थी ना। तो यार इतना परफॉर्मेंस तो कम आया। और किसका है 31 से कम? और किसका है? क्या बेटा, किसका है? और तो किसी का तो होगा, ऐसा तो नहीं है? उसी पारी के कितने हैं? उसी पारी के कितने हैं? मार्क्स ही नहीं बता रही है। चलो कोई बात नहीं है, जो भी है बच्चों, दोबारा मेहनत करिएगा सब लोग, समझ रहे हैं ना? दूसरे राउंड में जो है थोड़ा सा अच्छे मार्क्स लाइए। और सुन रहे हैं बेटा? क्वेश्चन तो आप लोगों को बहुत ज्यादा करवाए थे यार, तो ऐसा भी क्या है। और चलो, मैं अगर एक राउंड में पेपर को देख रहा हूँ, फिर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना? एक राउंड और आपके सामने देख लेता हूँ। सर ये थर्सडे केमिस्ट्री का पेपर है। क्या बोल रहे हैं? ये थर्सडे केमिस्ट्री का पेपर। क्या था? केमिस्ट्री का पेपर टफ था? नहीं, ये थर्सडे है। मैं समझ नहीं रहा हूँ यार, क्या बोल रहा है? सर इस थर्सडे ना केमिस्ट्री का एग्जाम है, वो ऐसा बोल रहे हैं। ओके ओके। तो वो 2 ही चैप्टर ही है। क्या? रिटर्न पेपर आएगा वो तो। यस। यार देखो, इसमें तो पेपर तो बहुत आसान आया था यार, ये तो सब पढ़ाई में से आ रखा है भाई। पेपर तो सब पढ़ाई में से। रेडियस से, मोस्ट प्रोबेबल रेडियस है हीलियम एटम का, वही E1 E2 एंड E3 आर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन और ए। ये वाला क्वेश्चन शायद मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, है ना? और ये वर्क फंक्शन वाला एक क्वेश्चन है, एक टेबल था। इस टेबल के बेस पे आपको बताना था कि जो है किसमें जो है आपका जो है सबसे क्या, कौन से मेटल में जो है, आपसे ये पूछ रहा था कि जो है क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ना।
हाँ तो निकाल देना था सर, पहले उसकी एनर्जी निकालनी थी और उस एनर्जी के बेस पे आपको पता कर देना था वो एनर्जी किसके कंपेयर में आ रही है। तो आप देख रहे थे कि सर किसके कंपेयर में आ रही है ना, तो वहां से आप दिखा सकते थे कि इसमें मोर, लेकिन इसमें तो बच्चों मोर देन वन आंसर थे। क्वेश्चन नंबर 8 में मोर देन वन आंसर वाला भी था क्या? मोर देन वन मतलब सर? एक से ज्यादा आंसर बना के दिया होगा एक ही आंसर में। देखो ये क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको हाँ सर, मतलब कि एडिशन करके दिया था, कितने टोटल काउंट उसमें ऑप्शन में थे। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको पढ़ाया था। एनर्जी आपको दो रेडिएशन की बता रहे थे, उनके बीच में वेवलेंथ का रिलेशनशिप आपको पूछा था, बड़ा सिंपल था। पार्टिकल वाला भी ये भी आपको पढ़ाया था। क्वांटम नंबर ये वाला भी हो गया। एनर्जी ये भी आपको बताया हुआ था। ऑर्बिटल सर डायग्राम आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो स्पीशीज होती है वो कैसे निकालनी है? बता रहा हूँ, 1 मिनट है। E is equal to hc अपॉन लैम्डा h अपॉन p, वही देखो क्वांटम नंबर वाला दिया था। स्फेरिकल नोट, काइनेटिक एनर्जी वाला वही फॉर्मूला दिया था। थोड़ा सा लॉजिक लगाना था यार, करना तो था। मेडिकल वाले बच्चों को तो बड़ा आसान दिया होगा पेपर। ओके, क्या कह रही है कि सर आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैसे निकालते हैं, ये पूछ रही हो? ऐसे निकालते हैं, ये देखो। सपोज सोडियम है। सर आपने रिकॉर्डिंग भी नहीं अपलोड किए ना 24? अच्छे, करते बेटा, आज करते। मान के चलो ये सोडियम प्लस है, ये फ्लोरीन माइनस है, इनमें इलेक्ट्रॉन देखो, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका 9 होता है और इसका 8। तो सर इसमें क्या हो जाएगा, 11 माइनस 1, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है 10 इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होगा, 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या हो जाएगा सर, 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में इक्वल आ रहे हैं ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर सब में इक्वल आ रहे हैं ना, तो उसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉन। बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर सेम आ रहे हैं ना, तो उसको बोला जाता है आइसो इलेक्ट्रॉन। नहीं समझे क्या? सर ऐसे आपको निकालना है, निकाल लेते हैं। चलो, तो सर ऐसे ऐसे आपको निकालना होता है। चलिए, आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में मैंने आपको बता दिया था बच्चों कि कोई एक आइसोलेटेड गैसेस एटम हो, उस गैसेस एटम से आप जब भी कभी भी एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देना, सर वो ए पॉजिटिव ऑफ गैस बनेगा, और यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज होगी ना, सो दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब सर बेसिकली मैंने ऑर्डर बताया था, लेकिन एक हमारे पास एक टर्म होता है एक्सेप्शनल। तो वो होता है बच्चों ग्रुप 13 के एलिमेंट के लिए। ग्रुप 13 आपको मैंने बताया था, ग्रुप में टॉप टू बॉटम जैसे जैसे आप बढ़ोगे ना, तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज होते जाती है। बताया था क्या मैंने? बताओ रे बच्चों, बोला था क्या?
यस सर। तो अब यहाँ पे क्या होता है सर, तो लेकिन बोरोन फैमिली में आप लोगों को ग्रुप 13 में आपको पता है बोरोन होता है, एल्यूमिनियम होता है, गैलियम होता है, इंडियम होता है, थैलियम होता है। सर यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे थोड़ा अलग तरीका होता है सर आयोनाइजेशन एनर्जी का। तो इसको याद करने का हम लोग एक ट्रिक यूज करते हैं सर, अदरवाइज हम लोग याद नहीं कर पाएंगे। तो सर यहाँ पे क्या ट्रिक आप यूज करते हैं, तो आप लोग क्या करो बच्चों, एक ऐसा डब्लू बना दो, ये ऐसा वाला डब्लू। तो इस पे रखिए बोरोन, इस पे रखिए एल्यूमिनियम, इस पे रखिए गैलियम, इस पे रखिए इंडियम और इस पे रखिए। तो बच्चों आप एक कर्व ऐसे याद रखिएगा, एक ऐसा डब्लू बना दीजिएगा और आपको याद रखने का ये तरीका आ जाएगा। समझ रहे हैं, ये बिल्कुल एक्सेप्शनल बिहेवियर को शो करा रहे हैं। तो सर इसको याद करना पॉसिबल नहीं है, आसानी से याद करना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आप लोगों को बच्चों ये टर्म ऐसे सॉल्व करना है। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही, बोलो। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन करो ना। ओके ओके, मैं एक बार बताता हूँ। मैंने आपको बोला बच्चों कि आयोनाइजेशन एनर्जी का केस ना, सर आयोनाइजेशन एनर्जी का जो केस है ना, वो बोरॉन ग्रुप 13 की फैमिली एक्सेप्शनल बिहेवियर को दिखाती है, एक रेगुलर ट्रेंड को नहीं दिखाती। रेगुलर ट्रेंड का मतलब होता था सर, ऊपर से टॉप टू बॉटम जैसे ही आप आओगे ना, तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज हो, क्या होती थी बच्चों, डिक्रीज होती थी। तो अब आपको रेगुलर ट्रेंड में ये कहा गया है, कि रेगुलर ट्रेंड में ये कहा गया है कि डिक्रीज होनी थी। लेकिन सर जो बोरोन वाली फैमिली है ना, ये वाली ग्रुप 13 एलिमेंट है ना, ये बिल्कुल इरेगुलर एक्सेप्शनल बिहेवियर को शो करते हैं। इनको याद करने के लिए बच्चों आपको एक ऐसा अपोजिट डब्लू बनाना है, दिस इज द ट्रिक। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट भी है सर, इसको याद करने के लिए एक ऐसा डब्लू बनाना है और ये आपका ऐसे इस तरीके से सॉल्व हो जाए। आया समझ में या नहीं, बोलो। ओके। ठीक है ना, इसको ऐसे करते हैं, ठीक है ना, तो इसको याद भी रख लेना बच्चों आप। ठीक, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। सॉरी, इसमें एक और टर्म है, एक नई बात मैं अपने आप खुद से लिख रहा हूँ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट जो लिखूंगा मैं। एक और टर्म होता है सर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है सर, उसके बारे में जिस तरीके से मैंने कहा, एक इलेक्ट्रॉन को आइसोलेटेड गैसेस एटम से रिमूव कर रहे हैं तो A+ बन रहा है। वो एनर्जी क्या थी सर, आपकी आयनाइजेशन एनर्जी थी। सेम वही होता है कि किसी आइसोलेटेड गैसेस एटम में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, किसी आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसेस एटम होता है ना, ऐसे लिख देता हूं मैं, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे यूज्ड होती है, ठीक है ना, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज्ड होती है, उस एनर्जी को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, EDE। और इसको इंडिकेट करते हैं डेल्टा H ऑफ Eg से इंडिकेट करते हैं, डेल्टा H ऑफ Eg से इसको इंडिकेट करते हैं। सर मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूं।
amount of energy required to single electron in amount of energy required to single electron in isolated gases atom. सर ये वापिस हमने क्या बोल रहा हूं सर? मतलब ये आइसोलेटेड गैस एटम में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी आपका यूज होगा ना सर, उस एनर्जी को बोला जाता है सर कि इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी है। और उस इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी को सर हम लोग डेल्टा एच ऑफ ईजी से इंडिकेट करते हैं। सर उस एनर्जी को हम लोग डेल्टा एच ऑफ ईजी से इंडिकेट करते हैं, जो कि मैंने आपके सामने साफ साफ लिखा है। सर वो ए को क्या है सर? सिंगल इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड है ना, आई है। समझ रहे हैं क्या? आइसोलेटेड गैसेस एटम बोल रहे हैं ना इसको। हाँ तो सर वो ए लिखा है कि क्या लिखा है सर? ये हाँ वो जी में वो, हाँ ये एच है, डेल्टा एच है, डेल्टा एच है। सुनो रे बच्चों, अब हम बोलेंगे इफ मोर इलेक्ट्रॉन इज एडेड। अगर मैं लिखता हूं इफ मोर इलेक्ट्रॉन is added, delta H of Eg will be more negative. अगर आप ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को बच्चों ऐड करते हैं ना, तो डेल्टा H ऑफ Eg जो है ना सर, ये ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होती जाए। If you add more and more than one electron, so that means the value of the delta H becomes more negative. Delta H की जो वैल्यू है ना, it means that would be the more and more negative. ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगी whenever, जब भी आप इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हो। क्लियर हुई बच्चों? यहां तक बात बोलो। Okay, yes. That means if delta H is equal to negative, क्या मीनिंग है इसका? It means that is the exothermic process. Exothermic process. Sir, what is the exothermic process? Means a process in which more amount of energy released. Sir, a process in which more amount of energy released, that is called an exothermic process. समझ में आया रे बच्चों? Yes, sir. और किसी को कोई बात कहनी है तो बोलो। सर जी सर ऐसा क्योंकि अगर हम नहीं कुछ नहीं। अब सुनो 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 सर, नेक्स्ट वन क्या होगा जी? देखो बच्चों, सर सर ये डेल्टा एच इज इक्वल्स टू नेगेटिव मतलब? डेल्टा एच मैंने कहा इफ मोर इलेक्ट्रॉन इज एडेड, इसका ये मीनिंग है कि ये डेल्टा एच ऑफ ईजी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा नेगेटिव होगी। और जब नेगेटिव वैल्यू होती है ना, तो इस प्रोसीजर को बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसीजर है। सो सर एक्सोथर्मिक प्रोसीजर मींस द
process in which the more amount of heat is released, जिसमें more amount heat क्या होता है, बाहर आता है, that procedure is called exothermic. Okay. सर हम्म। सर तो ये डेल्टा एच एक्चुअली है क्या, मतलब कोई ये डेल्टा, कैटलिस्ट है? नो, डेल्टा एच का मतलब हो गया ना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को इंडिकेट कर रहे हैं। ये डेल्टा एच एक्चुअली, इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में आप थर्मोडायनेमिक में पढ़ोगे, एंथैल्पी। सर समझ, उसका मतलब क्या होता है? मींस किसी एनर्जी को रिलीज, किसी एनर्जी को इंडिकेट करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं डेल्टा एच को, किसी चीज को इंडिकेट करवा रहे हैं। तो सर ये सिर्फ आयोनाइजेशन की केस में ही हो सकता है? नो, डेल्टा एच मींस एक सिंपल टाइप की एनर्जी है, नॉट अनदर टाइप ऑफ एनर्जी। डेल्टा एच मींस, अगर आप थर्मोडायनेमिक में पढ़ोगे, दैट मींस द एंथैल्पी, ठीक है ना। अब डेल्टा एच ऑफ ईजी को मैं, ईजी का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एच का मतलब होता है एंथैल्पी से, ईजी का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, समझे? यस सर। ओके, अब देखो सर, which condition would be responsible that delta h value of the delta h will be the more negative? कौन सी कंडीशंस ऐसी है सर जो डेल्टा एच की वैल्यू को मोर नेगेटिव कर पाएगी, मैं ये बोलना चाहूंगा। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं स्टूडेंट, if the value of effective nuclear charge is more, that means more electron is added, valency cell. What I want to say that if the value of effective nuclear charge is more, so that means क्या होगा कि more electron is added in a valency cell, और जब more electron add होगा ना बच्चों, तो उसका क्या मीनिंग हो जाएगा कि more delta H of Eg would be more negative. क्या हो पाएगी? डेल्टा एच की वैल्यू सर मोर नेगेटिव हो पाएगी। कब? जब आप बोलेंगे सर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव होगी, मतलब ज्यादा से ज्यादा होगी, तो आप बोलेंगे सर ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे, और जब ऐड होंगे तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव। आया समझ में, आया ना बोलो? यस यस सर। देख लीजिएगा इस टर्म को, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, इसलिए देख लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, सोच लीजिएगा तब। चलो सर आगे बढ़ते हैं सर। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, इन द केस ऑफ periodic table, if you would consider the case of the periodic table, मतलब कहने का ये मीनिंग है, इट मीन्स दिस इज द टॉप टू बॉटम एंड दिस इज द लेफ्ट टू राइट, इफ यू गोज टुवर्ड्स द लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना, सो दैट मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, है ना। तो सर आप देख रहे हैं कि सबसे इधर 18 ग्रुप है फ्लोरीन फैमिली, दैट इज द फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, है ना, एंड दिस फैमिली इज नोन एज द हैलोजन फैमिली X। दिस ग्रुप इज नोन एज द हैलोजन ग्रुप। तो ये सबसे राइट साइड में है, इसका ये मीनिंग हो गया कि द वैल्यू ऑफ द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज मोर,
ठीक है ना, वैल्यू ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा ज्यादा से ज्यादा होगा फॉर द हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली के लिए सर ज्यादा से ज्यादा वैल्यू क्या होगी, इसकी ज्यादा से ज्यादा मोर नेगेटिव होगी, है ना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज व्हाट मींस the value of the effective nuclear charge would be the more negative for the halogen family because of these are present in the right side। समझ रहे ना, सबसे राइट साइड में ही है शायद, है ना, राइट साइड में ही है ना। तो ये सबसे ज्यादा राइट साइड में है, तो आप बोलेंगे सर इनके लिए वैल्यू सबसे ज्यादा क्या हो रही है, नेगेटिव सबसे ज्यादा हो रही है। तो इसका क्या मीनिंग हो गया बच्चों, डेल्टा एच ऑफ इजी, डेल्टा एच ऑफ इजी for halogen family, for halogen family, नेगेटिव हाँ तो क्या हो जाएगा सर, मोर नेगेटिव हो जाएगा। मोर नेगेटिव चार्ज। वेरी गुड, ठीक है ना। सो हम बोलेंगे कि डेल्टा एच की वैल्यू सर इनके लिए ऐसा होगा, ठीक है ना। और दूसरी बात मैं बोलूंगा, ऑन गोइंग टॉप टू बॉटम, top to bottom, delta H of Eg for halogen family will be less negative। That is the very important guys, less negative। समझ रहे हैं क्या, ऑन गोइंग टॉप टू बॉटम, जब आप टॉप टू बॉटम की तरफ बढ़ोगे ना सर, जब आप टॉप टू बॉटम की तरफ बढ़ोगे ना, तो आप यहाँ पे क्या कहोगे सर, जब आप टॉप टू बॉटम की तरफ बढ़ोगे, यहाँ पे आप ये कहोगे सर कि जो डेल्टा एच ऑफ इजी की वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, विल बी लेस नेगेटिव, कम नेगेटिव हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा सर सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू, ऑर्डर ऑफ, मैं यहाँ पे एक टर्म लिखता हूं, ऑर्डर ऑफ नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इजी फॉर हैलोजन, फॉर हैलोजन, हैलोजन आईएम क्या बोला, आईएमपी का मतलब इंपॉर्टेंट है यार, कितना बेवकूफ लड़का है यार। हाँ सर, पर वो क्या लिखा है वो है आईएमपी है ये, ऑन गोइंग टॉप टू बॉटम, ऑर्डर ऑफ डेल्टा एच ऑफ नेगेटिव। सो इट मीन सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू फ्लोरीन की होगी, देन क्लोरीन की होगी, ब्रोमीन की होगी, दिस इज आयोडीन की। समझ में आई बात। लेकिन यहाँ पे एक चीज और मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे एक गड़बड़ है बच्चों, समझा रहा हूँ, एक मिनट है। होना ये चाहिए था, बट क्या होता है, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम, it can't accept electron easily due to small size of fluorine atom। ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। देखो ये फ्लोरीन है और ये सर क्लोरीन है, तो अब इधर देखो रे बच्चों, सर ये न्यूक्लियस है, दोनों के जो है देखो ये न्यूक्लियस है और ये भी सर इसका न्यूक्लियस है। इधर देखो इलेक्ट्रॉन ये है और इलेक्ट्रॉन ये है। तो अब एक बात बताओ, फ्लोरीन, ये फ्लोरीन एटम है, दिस इज द फ्लोरीन F2 का केस है, ये Cl2 का केस है। तो आप मुझे बताओ ये फ्लोरीन में ये न्यूक्लियस देखो, अब आप क्या बोलोगे, न्यूक्लियस के पास में, अब आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करिए और इसमें भी सर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करिए, तो न्यूक्लियस के पास में ये है, तो ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, क्योंकि इतना स्पेस तो नहीं है, कम स्पेस है ना इसके अंदर बच्चों, कम स्पेस बचा हुआ है, देयर इज लेस स्पेस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन वैलेंसी सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और वैलेंसी सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में बच्चों यहाँ पे क्या है, कम स्पेस है,
सो कम स्पेस होने के कारण इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन यहाँ पे होता है। Due to the less space between the nucleus and the valency shell of electron, if you enters the one of the extra electron in the valency shell of this fluorine atom, already as I told you, the size of the fluorine atom बहुत कम है, बहुत छोटा सा साइज है। और जब सर बहुत छोटा सा साइज है और आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहोगे ना सर, तो आप बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस, ये सब के सब क्या करेंगे, रिपल्शन को फील करेंगे, क्योंकि सर टकराएंगे, क्योंकि छोटा साइज है। तो छोटा साइज है, तो जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जब होगा तो डेल्टा एच ऑफ Eg क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिक्रीज होगा, नहीं होगा? बोलो रे बच्चों, बोलो भाई, डेल्टा एच ऑफ Eg क्या थोड़ा सा डिक्रीज होगा, नहीं होगा? लेकिन इस क्लोरीन का साइज स्मॉल, इसका थोड़ा लार्ज साइज है, इसका थोड़ा लार्ज साइज है, तो इसके लिए ये वाला ऑर्डर वैलिड नहीं हो पाएगा, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। बाकी सबके लिए ये होगा। सो इसके लिए वैलिड ऑर्डर होगा Cl इज ग्रेटर देन फ्लोरीन, दिस इज ग्रेटर देन ब्रोमीन। ठीक है ना बच्चों, बहुत बहुत सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूँ। सो दिस इज द क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, कि यहाँ पे बच्चों ये आपका हो जाएगा, दिस इज द वैलिड हो जाएगा, दिस इज वैलिड ऑर्डर। और ये सर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक्सेप्शन भी इसको बोल सकते हैं, नहीं भी बोलते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये एग्जामिनेशन में आएगा भी, BIMP भी लिख देता हूँ इसमें। देख लो, सोच लो, पूछ लो। सर हम्म। सर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा तो हमें ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा, वो इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन इंसर्शन है। अब वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ही नहीं ना, थोड़ा सा वैल्यू कम नेगेटिव हो जाएगी, कम नेगेटिव होगी ना, फिर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ही नहीं ना, वो कम खींचेगा, फिर नहीं समझे? अरे समझा सर। वो इलेक्ट्रॉन को फिर खींचेगा ही नहीं। सुनो, अब नेक्स्ट पॉइंट देखो सर जी, डेल्टा एच ऑफ Eg लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगा और टॉप टू बॉटम क्या होगा सर, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगा और टॉप टू बॉटम क्या हो जाएगा सर, डिक्रीज होगा। ये मैंने आपके सामने लिख दिया है, देख। ठीक है ना? हाँ सर, तो ऊपर आपने जो फ्लोरीन वाला बनाया था वो गलत था सर, F ग्रेटर देन Cl वाला। वैलिड, हाँ वही सही आंसर है, वही सही आंसर है बच्चों, वही सही आंसर है। सर उसमें तो एच की वो कैसे valid? आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहा है? कैसे हुआ? आवाज नहीं आ रही यार, अरे किसी बच्चे को इसकी आवाज समझ में आ रही तो बोलो, क्या बोल रहा है ये? सर बोल। हाँ तो वो आप समझाओ ना सही बात।
कौन सा वाला? वो F greater than Cl वाला। अरे F ग्रेटर देन C का मतलब ये हो गया फ्लोरीन। इसका बहुत स्मॉल साइज है बोला था। अब यहाँ से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा तो इलेक्ट्रॉन स्मॉल साइज है, तो यहाँ इसके अंदर उतनी जगह नहीं है, स्पेस बहुत कम है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इसके केस में होगा। लेकिन सर इसके केस में नहीं होगा, क्योंकि सर इसका साइज क्या है, इसका सर क्या है, लार्ज साइज। इसका साइज क्या है सर, लार्ज साइज है, और इसके केस में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। तो जब फ्लोरीन के केस में स्मॉल साइज है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो रहा है, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर नहीं रखेगा, इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींचने के बारे में सोच भी नहीं सकता। क्यों सर, क्यों नहीं सोचेगा बच्चों? इसलिए नहीं सोचेगा क्योंकि छोटा सा साइज है, इसके अंदर उतना स्पेस नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सके, कि इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सके अपने अंदर। पर सर जितने कम इलेक्ट्रॉन होंगे वो इतना ही वो H डेल्टा H वाला वो कम हाँ कम होगा। होगा ना। तो सर आपने तो F greater than Cl अरे यार मैंने Cl ग्रेटर देन F नहीं लिख दिया था क्या बाद में? क्या लिखा है? ओके सर, हाँ सर, लिखा था ना मैंने देखा नहीं। तू ध्यान से नहीं देख रहा है तो उसमें क्या मैं क्या कर सकता हूँ बता। सुनो नेक्स्ट। यस सर। सर डेल्टा H ऑफ Eg फॉर नोबल गैस। सर नोबल गैस के लिए डेल्टा H ऑफ Eg क्या? बच्चों एक बात मैं आपको बता देता हूं सर, नोबल गैस के केस में क्या इसका कंसेप्ट है। बच्चों नोबल गैस का मतलब होता है जिनके वैलेंसी सेल क्या होते हैं, फुली फिल्ड होते हैं। सर बेसिकली नोबल गैस उनको बोलते हैं जिनके जो लास्ट सेल होते हैं ना, ये पूरी तरीके से भरे हुए रहते हैं, जैसे लाइक एज ए नियॉन। सर 1s2 2s2 2p6। तो आप मुझे बताओ ये 2s इसका हो जाएगा और ये आपका 2p हो जाएगा। क्या इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए क्या? क्या इसको नहीं, इलेक्ट्रॉन चाहिए क्या? नो नहीं। सर। तो अब आप जबरदस्ती इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहोगे तो क्या इलेक्ट्रॉन ऐड हो पाएगा क्या? नो सर, नो, जगह ही नहीं है। हाँ हाँ सर। तो अनस्टेबल सर हो जाएगा, अनस्टेबल। तो सर इनके केसेस में जो डेल्टा H ऑफ Eg होती है ना, तो वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। नहीं समझे क्या? पॉजिटिव कब होगी? सर हाँ सारे नोबल गैस में ऐसा ही होगा? यस 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 यस। और सर जो नोबल गैस नहीं है वो सारे HEG नेगेटिव हो गए? नो 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 नो, दैट इज डिपेंड ऑन दैट देयर कंडीशंस। वो वहां पे डिपेंड करेगा उनकी कंडीशंस sir. पे। इफ इलेक्ट्रॉन इज हो नॉट जाएगा। यस, that means delta H of Eg is equal to positive value. This is the very 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 important। मैंने आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी है बच्चों, इसलिए ध्यान रखना कि कुछ गड़बड़ी मत कर। समझ रहे हैं क्या? ध्यान रखना कि सर कुछ गड़बड़ी मत कर दे। सर हाँ सर जैसे अगर किसी का जो सारे शेल है वो फुली फिल्ड है, Na+ है जैसे, उसमें सर उसमें भी ऐसा होगा? मैं नहीं समझा यार क्या बोल रहे हैं।
यानी सर जैसे Na+ है उसमें K और L शेल दोनों भरे होते हैं पूरे, तो सर उसमें भी ऐसा होगा? हाँ, सब में ऐसा होगा। उसमें HEG ने फुल्ली फील्ड में ही सर ऐसा होगा ना? फुल्ली फील्ड में ही होगा ना, जो पूरा भरा हुआ है। यानी सर लेकिन Na+ तो आयन है ना, उसमें भी ऐसा होगा? नहीं, उसमें भी पॉजिटिव आएगा फिर। Na+, पॉजिटिव। एक मिनट और वो कह रहा है ना, Na+ की बात कर रहा है ना, Na+ में भाई वो मेटल है ना, वो तो पॉजिटिव, वो तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ही खींचेगा ना, उसमें तो नेगेटिव आएगी। उसके पास तो खाली है ना। अरे 2p के बाद क्या कोई खाली ऑर्बिटल थोड़े ना है आगे, बता। सर वापस समझा। अरे Na+ में Na+ का मतलब हो गया कि तेरे पास 2p6 और 3s में 0 है। हाँ सर। है ना, तो 2p6 तो इसमें फिर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो इसमें तो आएगा ही ना, वो इसमें तो है ही स्पेस। हाँ तो बस इसमें थोड़े ना होगा पॉजिटिव। ठीक है ना, कर लोगे? सुनो, Yes. अच्छा 1 मिनट है। सर एक आपको सब्जेक्टिव टेस्ट पेपर देना है ना आपको? यस सर, थर्सडे। क्वेश्चन आंसर वाला। क्या बोल रहा है? सर वो बोल रहा है एग्जाम्पल का। क्वेश्चन। हाँ सर, वही सब्जेक्ट। तो क्वेश्चन आंसर एक्चुअली सर वो तो पेपर आप ही बनाओगे। हम्म मैं 1 मिनट है, सब्जेक्टिव पेपर का बता रहा हूँ कैसे क्या करना है। एक्चुअली क्या है ना बच्चों, सब्जेक्टिव पेपर का मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। जैसे उसमें सब्जेक्टिव में कैसे आता पता ना क्वेश्चन, जैसे आपको बोलेगा डिफाइन द बोहर एटॉमिक मॉडल, पता है ना उसके ये लॉन्ग पोस्टुलेट्स। आंसर, हाँ, लिखने पड़ते हैं। लॉन्ग आंसर। बोलेगा एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या डिफरेंस है ना। और Yes. इस ढंग से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, समझ सर लेना। सर तो तो न्यूमेरिकल्स नहीं numerical। आएंगे? न्यूमेरिकल भी आएंगे लेकिन न्यूमेरिकल कम आएंगे। कम मतलब, कम का मतलब है कि ज्यादा हैवी लेवल के नहीं सर आते। लॉन्ग, सर मतलब रिटर्न पेपर ज्यादा होगा, लॉन्ग आंसर टाइप। हाँ, लिखने वाले थोड़ा आते हैं। जैसे डिफरेंस बिटवीन एन क्वेश्चन आंसर। हाँ, लिखने वाले। चैप्टर कौन से होंगे? क्या हाँ सब्जेक्ट है। तो सर आपने नोट्स में तो नहीं। क्या चैप्टर कौन से होंगे? होंगे। क्या बोल रहे हैं बेटा? चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर का, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर तो फर्स्ट नहीं है। 1 नहीं होगा? फर्स्ट वाला नहीं है। फर्स्ट और चलो फर्स्ट और सेकंड का बनाते हैं। फर्स्ट और सेकंड का आप जो है कर लिखा लो। है नहीं ये सर आप ही तो बनाने वाले हो। सर। अरे सिर्फ सर फर्स्ट फर्स्ट में तो सिर्फ फर्स्ट न्यूमेरिकल्स का ही है बनाओ। ना। फर्स्ट में तो थ्योरी है ही नहीं, तो मैं हाँ कहाँ सर, से लिखवाऊंगा। हाँ तो सर सेकंड उसका तो सेकंड का सर सेकंड सेकंड में तो लिखवाया है ना आपने, पूरा पीपीटी टाइप करके आइए आपको। यस मैं थोड़े सर, देखो रेफरेंस बुक में। यस पीपीटी रेफरेंस बुक होगी ना आप लोगों के पास घर में, नहीं है क्या? हाँ Yes, सर, sir. हाँ वो IIM एजुकेशन वाली नहीं भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन मॉड्यूल है। पीपीटी सर तो है ही। मॉड्यूल तो है। सर तो हाँ, सिर्फ चैप्टर मॉड्यूल 2 का ही टेस्ट मॉड्यूल पीपीटी नहीं हाँ मिली। मॉड्यूल है। एक बच्चा बोलो यार, इतने सारे लोग एक साथ क्यों बोल रहे मॉड्यूल हैं है। आप लोग? मॉड्यूल कविश तू अपना माइक बंद कर बेटा, तू चुपचाप रहे फिलहाल।
और दूसरा बच्चा कोई बोलो। ओके सर। और बोलो सर कोई बोलो। फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स भी रखें सर, फर्स्ट चैप्टर के। तेरी भी आवाज नहीं आ रही बेटा, तू भी अपना माइक बंद रख। जिसकी आवाज, जिसके यहाँ नेटवर्क क्लियर है वो बोलो। सर मेरा माइक चैप्टर बंद के। था। रोनीत अपना माइक बंद कर बेटा, तेरा आवाज कम है। और बोल, कौन? और बोलो। और जिसके यहाँ नेटवर्क सही है वो बात करो। सर चैप्टर 1 आएगा या नहीं आएगा? चैप्टर 1 भी आएगा भाई, चैप्टर Okay, 1, चैप्टर 1 भी आएगा दोस्त। और बोलो बच्चों। सर हाँ जी। तो उसके सर कल एक टेस्ट में क्वेश्चन था, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट फॉर द एटम हैविंग एटॉमिक नंबर 7, 24, 34 एंड 36। तो सर ये कैसे फाइंड आउट करते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला ये होता है। अब क्या है ना, वो पेपर एक्चुअली उसको टीचर ने नहीं बनाया है। बेसिकली कोई भी क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन कहीं से उठा के दे दिया। अब मैं आपको बताता हूँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक क्वेश्चन आपको, आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक क्वेश्चन मैंने देखा था, वो क्लास 12th में दिया हुआ था, उस चैप्टर में दिया हुआ था, जिसमें मतलब ना ही के बराबर हो। क्या उसमें तो क्या बोल सकते हैं फिर? समझ रहे हैं क्या? अरे यस सर। सुन रहे हो ना सब लोग? ओके। तो सर इधर n क्या होगा, जो एटॉमिक नंबर है वो सिखाऊंगा ना, अभी समय आया ना यार उसका, वो कहाँ से सिखाता अभी, वो तो दे दिया उल्टा सीधा। सर। हाँ। तो सर यशवी, फिर पेपर में तो मतलब ऐसे नहीं यस होंगे ना? सर। यशवी के कितने मार्क्स हैं? सर किस में? केमिस्ट्री में? हम्म। सर 47। कितने में से है ये? 180। इतनी पुअर कंडीशन क्यों है फिर आपकी? सर कुछ क्वेश्चंस तो वो पीछे के कॉन्सेप्ट्स के हैं ना, इसीलिए पता नहीं चल रहे थे, इसीलिए। ठीक है, लेकिन मान के चलो सारे क्वेश्चन थोड़े ना होंगे यार। 180 का मतलब आपका कितना? 45 क्वेश्चन में से मान के चलो, मैंने कहा 20 क्वेश्चन है, चलो 20 क्वेश्चन तो हो नहीं सकते हैं, 20 क्वेश्चन तो हो नहीं सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 5-7 तक होते हैं, उससे ज्यादा नहीं। चलो मैंने कहा 20 क्वेश्चन मैंने कहा बाहर के हैं, चलो। अरे बाकी बाकी बच्चों 25 क्वेश्चन तो आप ही के उससे दिए होंगे। ऐसा भी पेपर थोड़े ना बन के आता है। 20 क्वेश्चन तो मैं एक बड़ी बार बात हूँ। रिपीट करो ना, क्या बोले आप? क्वेश्चन सारे पीछे अलग कंसेप्ट के नहीं होते हैं यार। मान के चलो 20 को 45 में से ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 क्वेश्चन होंगे अलग उसके। बाकी आपके पास जो है, मैं तो चलो 20 मान के चलो, बाकी भाई 25 क्वेश्चन तो आपके कंसेप्ट से ही आए होंगे। उस 25 को तो आप सही करते, इंटू 400 मार्क्स तो लाती है आप कम से कम। एक मिनिमम बता रहा हूँ क्राइटेरिया। अब बताओ, इसका मतलब आप मेहनत नहीं करती हो घर में? सर की थी प्रैक्टिस, लेकिन वो पीछे के कंसेप्ट्स के भी कुछ क्वेश्चंस नहीं आए और कुछ तो समझ में नहीं आ रहे थे सर। प्रैक्टिस थोड़ा करो यार अच्छे से घर में। पीडीएफ, वैसे क्वेश्चन बहुत आपको करवा दिए थे मैंने। सर इस थर्सडे के लिए आपकी नोट्स करे तो हो जाएगा सर, कि फिर वो मॉडल ये तो रिटर्न पेपर है यार, देखनी पड़ेगी? ये तो रिटर्न पेपर है। इसमें तो, ये तो रिटर्न पेपर है ना, इसमें एक्चुअली क्या होता है ना, वो एक लिमिटेड सिलेबस नहीं है। जैसे हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है तो इसमें ये टॉपिक पढ़ाए हैं, उन टॉपिक से ही आपको क्वेश्चन आना चाहिए। वैसा नहीं है ना, वो पता नहीं कुछ भी उन्होंने दे दिया है। समझ रहे हैं? तो मान के चलो सर, आप मान के चलो बच्चों, सारे क्वेश्चन अगर नहीं भी हुए तो मतलब 7 to 9 या 10 क्वेश्चन ही जो है ऐसे देते हैं। बाकी तो सारा पढ़ाया ही से आता है यार। और बायो में कितने मार्क्स हैं यशवी की?
बायो में कितने मार्क्स हैं? सर इस बार कम है, इस बार 255 है और लास्ट टाइम 335 या ऐसे कुछ थे। अच्छा, अब फिजिक्स में? हाँ सर। फिजिक्स में फिजिक्स में कितना है बेटा? कितना है? आवाज नहीं आई। फिर भी नहीं आई बेटा आवाज, कुछ कह रही थी शायद नहीं सुनाई दे रहा है। फिजिक्स में कितना है? फिजिक्स में 100 मार्क्स हैं क्या? आवाज ही नहीं आ रही बेटा आपका। चलो चलो कोई बात नहीं, जैसा भी। तो सर ये आप लोगों का एक कंसेप्ट ऐसा है और इसके बेस पे हम लोग जो है इसको सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको बताया बच्चों इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, ये सर इसमें ये कंसेप्ट इसमें अप्लाई करते हैं। हैलोजन के केस में ये होता है, ठीक है ना। चलो सर यहाँ पे आप लोग इसको सीख गए होंगे। सपोज मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है? आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है कि आपके पास ए है, ए में आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला तो सर ये ए प्लस बन गया। और ईजी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी में क्या होता है, ए है, इसमें आप क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, ए माइनस बनता है। अगर किसी का आयोनाइजेशन एनर्जी में लिख देता हूं ना 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसका डेल्टा एच ऑफ ईजी कितना होगा, वो ठीक इसका अपोजिट हो जाएगा। तो ये प्लस 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, तो वो हो जाएगा माइनस 5.1 इलेक्ट्रॉन। आए रे बच्चों समझ में या नहीं, बोलो। यस सर। यस सबको आ रहा है ना समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? यस। वेरी गुड। तो ऐसे इसको बोलते हैं सर, ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं, ठीक है ना सर। इसको आप बहुत आसानी से बच्चों घर में भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा एक टर्म और, एक छोटा सा टर्म और है, समय क्यों मैं उसमें लगाऊं ज्यादा, तो यहीं पे खत्म कर देता हूँ, एक झटके का काम है मेरे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है सर, एक टर्म होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो देखिए सर क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेक्स्ट टर्म। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मीनिंग होता है बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मीनिंग होता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर। अट्रैक्टिंग पावर ऑफ अपनी तरफ खींचने की पावर। मान के चलिए बच्चों ये ए पॉजिटिव चार्ज है, ये कोई एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये ए पॉजिटिव इसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो मैं बोलूंगा दिस इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। समझ रहे हैं क्या? मैं दूसरा यहां पे लिखूंगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है बच्चों इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर उतनी ज्यादा बढ़ेगी, और आप बोलेंगे सर उस करस्पॉन्डिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी। उस करस्पॉन्डिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के नाम से जानते हैं। देख लीजिएगा, सोच लीजिएगा, ठीक है ना सर।
अब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होती है। अब सुनो एक बात और मैं आपको बता देता हूं। दूसरा मैं यहाँ पे बोलता हूं इन पीरियोडिक टेबल ग्रेटर द वैल्यू ऑफ, ऐसे लिखता हूं सॉरी, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। अब सुनो एक बात और मैं आपको बढ़िया से समझा देता हूं सर। लेफ्ट टू राइट जैसे बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाएगी, टॉप टू बॉटम बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगी। अब सर एक बात यहाँ पे है, तो बच्चों सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन, फिर होता है ऑक्सीजन, फिर होता है नाइट्रोजन, फिर होता है कार्बन, ऐसे लिखते हैं। या जैसे हम लोग लिखते हैं ग्रुप नंबर 18 में, फ्लोरीन इज मोर देन क्लोरीन, दिस इज द ब्रोमीन और दिस इज द आयोडीन। पता है ना आपको, हेलोजन के केस में ऐसा होता है। ये ऐसे लिखते हैं फ्लोरीन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड दिस इज द क्लोरीन। क्लियर हुई बात? Yes. Yes. ठीक है ना? और किसी को कोई बात अगर कहनी है ना तो बोल सकता है सर। ये बस छोटा सा कंसेप्ट था बच्चों, इसलिए बताने की जरूरत नहीं पड़ी। तो अब आप समझ गए होंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसको बोलते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि सामने वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेना, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ रहे हैं ना? तो सर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट बहुत बार बार आते रहता है बच्चों, तो इससे बढ़िया जब बार बार आ ही रहा है सर एग्जामिनेशन में, तो क्यों ना हम लोग इसको बहुत बढ़िया से पढ़ लें। ठीक है ना? तो ऐसा आपके पास ये दिया हुआ है, उसको नोट कर लो भैया, उसको नोट कर लो भाई। अब इसमें सर ज्यादा समय का लेक्चर नहीं रह गया है, कम समय में ही मैं, ये चैप्टर बहुत छोटा था बच्चों, ये चैप्टर बहुत ज्यादा छोटा था और मैं इसको काफी जल्दी से कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ असाइनमेंट सॉल्व करने को दूंगा, उस असाइनमेंट के बेस पे आप लोग बढ़िया से सॉल्व कर सकते हैं। कर लोगे बेटा? हाँ या ना बोलो। यस Yes, सर sir. कर लें। यस सर। सर क्या बोल रहा है बेटा? असाइनमेंट्स असाइनमेंट चैप्टर खत्म होने दें। असाइनमेंट एक्चुअली ये जो चैप्टर है ना, ये दो चैप्टर का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इसमें केमिकल बॉन्डिंग का भी आएगा और केमिकल बॉन्डिंग का आएगा तो फिर आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, तो इसलिए ये ऐसे नहीं देंगे। मैं बात कर लूंगा कि ऐसे मत देना करके, समझ रहे हैं ना? असाइनमेंट्स मतलब आ- चैप्टर आ- 1 और इस थर्सडे जो वो तो आपका 1 और 2 आएगा ना केमिकल बॉन्डिंग, तो एक्चुअली केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा इसके बाद, तब हम लोग जो है तब उसकी बात करेंगे। एग्जाम है उसकी बात कर। ओके सर। सर वीडियो अपलोड कर देना। हाँ बेटा करता है वीडियो अपलोड भाई। चलिए बच्चों, ओके फिर है, बाय Bye, सर। sir. ओके गाइस। Yes. Bye, sir.